नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम संवाद इंडिया मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके बीच लेकर आए हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल, बहुत ही वरिष्ठ विश्लेषक हमारे साथ जोड़ेंगे चर्चा में। और आज की जो चर्चा संवाद इंडिया मंच पर वह है राहुल गांधी के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आज उसका 108वां दिन है। और वह आज जो सत्ता का गलियारा बोला जाता है देश की राजधानी दिल्ली को, उस दिल्ली में आज जो है सुबह प्रवेश कर गई है। 108 दिन लगातार चलने के बाद भारत जोड़ो यात्रा का राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव है और सामाजिक रूप से उसका क्या प्रभाव है, इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है। समाज मंच पर जो वरिष्ठ जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं अपने दर्शकों से परिचय करा देता हूं। हमारे साथ शिवन काग जी हैं, जो कि देश विदेश में बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं, ख्याति प्राप्त है, उनकी बड़े शिक्षाविद हैं और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो मेरठ में है उसके वह कुलपति भी रह चुके हैं। साथ ही भारत सरकार की जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है नई, उसमें भी उनकी भूमिका रही है। तो मैं उनका संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही सुनील शुक्ला जी हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, जो कि देश के जाने माने पत्रकार हैं, बड़े वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनकी ख्याति है। मैं उनका भी संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ हमारे साथ निर्मल गुप्त जी मेरठ से जुड़े हुए हैं, जो कि देश के बड़े साहित्यकार हैं और राजनीतिक टिप्पणियों पर उनकी जो व्यंग्यात्मक टिप्पणियां रहती हैं उसके लिए वह बहुत ही ख्याति उनकी रही है, बहुत प्रसिद्ध है। उनका भी मैं संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज की जो संवाद इंडिया में चर्चा है वह है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। और इस चर्चा की शुरुआत से पहले मैं अपने उन सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर अपना समर्थन दिया है हमें, और जिससे प्रेरणा पाकर संवाद इंडिया चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही मैं अपने नए दर्शकों से भी आग्रह करता हूं कि संवाद इंडिया चैनल कृपया सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। तो आज की चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं शिवन काग जी से करता हूँ। इस चर्चा की शुरुआत से पहले एक वीडियो आपके सामने है, ये ऐतिहासिक क्षण है। आदरणीय श्री राहुल गांधी की हमारे बीच जैसे आपने देखा कि ये राहुल गांधी के उस समय की वीडियो जिसमें उन्होंने दिल्ली में उन्होंने प्रवेश किया और किस तरह से लोगों का जन समर्थन उनके साथ दिखाई देता है। जिस तरह से लोग मतलब बहुत ही सुबह एक सर्दी के समय में, कोहरे के समय में इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे उनके स्वागत में, उनको भारत जोड़ो यात्रा को रिसीव करने के लिए। तो यह क्या संकेत देता है कि आम जन समर्थन जो ने इस यात्रा में दिखाई दिया, जो एक आम आदमी के साथ संवाद करते हुए राहुल गांधी इस यात्रा में दिखाई दिए। जिस तरह से एक जो आम आदमी कहा जाता है, जो एक राजनीति में भूमिका तो निभाता है अपने वोट देकर सरकार बनाने में, लेकिन जो नीति नियम बनते हैं देश में, जो सरकार नीति नियम बनाती है, उसमें उसकी भूमिका इतनी परोक्ष रूप से नहीं रहती है। तो इसमें ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मैं एक आम आदमी से सीधा संवाद करने निकला हूं, उसकी परेशानी को समझ रहा हूं, उसके क्या विषय हैं, क्या मुद्दे हैं, तो इसका सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव किस कदर का पड़ सकता है देश की राजनीति पर, आप क्या समझते हैं? कुछ इसका प्रभाव सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर कुछ आप देख रहे हैं क्या शिवन काग जी? क्या देखिए, कोई भी आदमी अगर एक कर्म करता है, आदमी अगर एक कोई संकल्प करता है और उस संकल्प के लिए वो प्रतिबद्ध है और लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से थोड़ा इधर अलग हो रही थी लोगों से, ग्रास रूट लेवल पे उनके जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा निष्क्रिय हो रहे थे, या जो एक संभावना थी कि जो रिजल्ट्स आए हैं पिछले कुछ लोकसभा या विधानसभा के कई क्षेत्रों से, उससे ये लगता था कि कांग्रेस से जो जन समर्थन है वो थोड़ा कम हो रहा है या वो उनसे अलग हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये उसके लिए तैयारी थी कि वो फिर से लोगों के साथ जुड़े, लोगों को अपने साथ जोड़े, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक संवाद स्थापित करें भारत की जनता से, ताकि उनको ये पता चले कि वो उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं,
उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनका समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और उस में ये यात्रा शुरू की गई थी। इस संकल्प को मैं तो अच्छा समझता हूं और बहुत अच्छा मैंने सोचा था कि ये करेगा, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज के साथ जो सोच साथ में चलनी चाहिए थी, जो इसके साथ तैयारी साथ में चलनी थी, वो थोड़ा कम रह गई। कहीं पर जो एक राष्ट्र नेता की छवि होती है, राष्ट्र नेता का जो लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य परिलक्षित होना चाहिए उनके यात्रा में, उनके साथ जो लोग चल रहे हैं और उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, और उनके साथ जो साथ साथ में एक चेतना जागती है। तो ये इस हिसाब से थोड़ा कम मेरे को लग रहा है, मगर जरूर इससे कोई शक नहीं है कि इसमें कांग्रेस को थोड़ा बहुत इससे फायदा जरूर होगा, प्रोवाइडेड कि वो जो काम हुआ, जो अभी इसमें जुड़ रहे हैं लोग, वो उसको फॉलो अप किया जाए, उसके साथ में उनको रखा जाए, और उनकी समस्याओं को चाहे वो संसद हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर्स हो, उनमें उनको ये किया जाए, और अपने कार्यकर्ताओं को के साथ भी जुड़ा हो। प्रॉब्लम ये है मेरे ख्याल में, अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगती है कांग्रेस पार्टी की, वो ये है कि वो अपने मुद्दों को साफ नहीं कर पा रही है, वो अपने लक्ष्य को साफ नहीं कर पा रही है, और उस कारण से जो उनके साथ के लोग हैं, जो उनको चाहते हैं, और जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो थोड़ा सा दिशा में नहीं है, वो दिशाहीन है, ऐसा मेरा समझना है। मगर इस यात्रा से जरूर फर्क आएगा, और अगर इस यात्रा को फॉलो थ्रू किया गया तो अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। प्रशांत जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर यात्रा को फॉलो किया गया, यात्रा के साथ जो संगठन है वो उतना सक्रिय हो जाता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ अच्छे फलदायक परिणाम सामने आ सकते हैं। जी, प्रश्न को लेकर मैं निर्मल जी के पास आता हूँ। निर्मल जी साहब ने शिवन जी को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह से इसके क्या प्रभाव भविष्य में हो सकते हैं अगर कांग्रेस का संगठन उसकी जो लोगों से संवाद का जो प्रक्रिया उसे लगातार बनाए रखता है, लोगों से जुड़ा रहता है। तो ऐसे में राहुल गांधी के जो 108 दिन हो गए हैं आज यात्रा को चलते हुए, इस 108 यात्रा के दौरान आपने क्या नोटिस किया कि राहुल गांधी को लेकर और कांग्रेस पार्टी को लेकर और साथ ही सामाजिक संरचना पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है? तीनों पर है ना, तीनों पर विषय पर आप क्या प्रभाव देख रहे हैं, और साथ ही लोगों का जो जुड़ाव एक यात्रा में दिखाई देता है, वह क्या संकेत करता है, उसके क्या आप मतलब आप आकलन करते हैं? निर्मल जी। राहुल जी जो है इस यात्रा को ठीक से चला रहे हैं और रेगुलर चला रहे हैं, और इसमें कोई व्यवधान नहीं आ रहा। और एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ पार्टी ही नहीं, वो बतौर नेता भी वो अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हैं। जो मीडिया ने उनकी नकारात्मक एक छवि बना दी थी, पहली बार जो देश की और दुनिया की जनता को पता लगा कि ये एक चीज पे अडिग रह के और आगे बढ़ सकते हैं। और इससे फायदा ये होगा क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी पैन इंडिया उपलब्ध ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मौजूद है। तो इस यदि बीजेपी को आने वाले समय में चैलेंज करना है तो कांग्रेस के बिना कुछ हो नहीं सकता। और कांग्रेस यदि थोड़ी भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, पर यहाँ पे काक साहब की बात से इस बात से सहमत हूं कि इन लोगों ने होमवर्क पूरा नहीं करा, क्योंकि जो इनको और ज्यादा इसमें रिस्पांस मिल सकता था वो नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि इनके जो संगठन है जो राज्यों के अंदर, वो उस लेवल पर उतने सक्रिय नहीं थे। जो भी सक्रिय थे वो आमतौर से इनके साथ सेल्फी खिंचवाने में उन लोगों की दिलचस्पी ज्यादा थी। पर उसको एक इवेंट के तौर पर, जैसा कि बीजेपी करती है, एक छोटी से छोटी घटना को भी एक मेगा इवेंट में कन्वर्ट कर देती है। ये लोग मेगा इवेंट में कन्वर्ट यदि नहीं कर पाए तो इस पे किसी और को दोष देना बेकार है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये इनकी ही पार्टी की कमजोरियां हैं। ये पार्टी दरअसल कांग्रेस इस समय एक कोई नेताओं की पार्टी है। इसमें नेता तो बहुत सारे हैं, इसमें कार्यकर्ता नहीं है।
या हैं तो बहुत कम है। पर इससे एक शिकायत तो बहुत इनके कार्यकर्ताओं की दूर हुई कि उनका ये कहना था कि उनका राहुल गांधी से किसी भी तरह से कनेक्ट हो नहीं पाता, वो अपनी बात डायरेक्ट कह नहीं पाते। ये इस यात्रा के जरिए, और जैसे मुझे पता लगा है कि ये यात्रा तो इनफैक्ट 2019 की हार के थोड़ी ही दिन बाद ये शुरू होनी थी, पर ये पार्टी के भीतरी सूत्रों ने बताया है कि वो इसको जो है ऊपर से ही सपोर्ट नहीं मिला, तो बाद में अब ये इस यात्रा को ये अब जाके शुरू कर पाए। पर ये तो बात माननी पड़ेगी कि इस यात्रा को करने में इन्होंने थोड़ी देर कर दी है, पर इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर। कभी ना होती, इससे अच्छा तो ये यात्रा हो रही है, और इस यात्रा के आप देखेंगे आने वाले समय में कोई ना कोई कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम आएंगे, और इसने एक कांग्रेस पार्टी के थिर जल में एक थोड़ी हलचल तो 100% एक जनमानस के अंदर वैचारिकता में की है, जिसका की प्रभाव अब आने वाले समय में हमें देखने को शायद जरूर मिलेगा। प्रशांत जी, आपने कहा कि निश्चित रूप से भविष्य में इसके कुछ पॉजिटिव प्रभाव कांग्रेस के लिए दिखाई दे सकते हैं और जनमानस में इसका राजनीति का प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी से आपने शिवन जी को भी सुना और निर्मल जी को भी सुना, दोनों ने एक संभावना जताई है भविष्य में कि इसके सुखद परिणाम कांग्रेस पार्टी के सामने आ सकते हैं। तो जैसे निर्मल जी ने साथ ही एक बात कही, हो सकता है देर कर दी इन्होंने यात्रा को शुरू करने के लिए, लेकिन जैसे 2019 की बातचीत है, ये बात निकल के आती है कि पहले इसका कहीं ना कहीं कार्यक्रम बनाया गया था, लेकिन कोरोना भी हो गया, 2 साल तो उसमें चले गए, तो इसके कारण ये जो यात्रा डिले भी होती रही। लेकिन जो यात्रा अब 108 दिन आज पूरे कर चुके हैं और देश की राजधानी दिल्ली में उसकी आज सुबह लोगों ने अपने अपने जो कांग्रेस के समर्थक लोग हैं उन्होंने स्वागत किया। और ये 108 दिन की जो यात्रा रही है इसका, क्योंकि प्रतिदिन कहीं ना कहीं से सभी लोगों ने इसको चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देखा हो, कहीं ना कहीं इसको अपने हिसाब से देखा भी है, उसका आकलन भी किया है। तो जब ये कन्याकुमारी शुरू यात्रा हुई थी, बहुत सारे सवाल उठाए गए थे यात्रा को लेकर, बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी कोशिश की गई विपक्षी जो उनके विपक्षी कांग्रेस के उनके द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा निरंतर चलती थी और निर्बाध गति से दिल्ली के अंदर आ गई है। आज एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण हुई है दिल्ली की राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में। ये कांग्रेस पार्टी तरफ से बताया गया है कि शाम को जब लाल किले पर यात्रा जाकर विश्राम करेगी आज, उसके पश्चात राहुल गांधी जो समाधि स्थल हैं दिल्ली के अंदर, महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के, इंदिरा जी के और राजीव जी के, वहां पर वह अपना श्रद्धा पुष्प अर्पित करने जाएंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात इस कड़ी में और आई है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर भी वह जाएंगे और वहां पर अपना श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ये जो संकेत हैं, जो राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल पर जाना, उन्हें नमन करना, यह क्या संकेत देता है? आप क्या समझते हैं इस विषय पर? शुक्ला जी। धन्यवाद प्रशांत जी। देश के प्रत्येक नेता को, प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक नागरिक को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञता से सब बड़ा पाप कुछ होता नहीं है। जिन देश के नायकों ने हमें आज़ादी दिलाई, हमारे देश में लोकतंत्र के बने रहने के लिए संघर्ष किया, जिन्हें हमें देश के आज़ादी के 75 सालों तक लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा, उन सभी के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल है। यह तो एक बड़ी ही इस तरह की परंपरा शुरू हो गई है कि हम जो हमारे नेता हैं उनके हम जाएंगे, बाकी के हम नहीं जाएंगे। ये बहुत अच्छी परंपरा हम अपने आने वाले भविष्य के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जो ये काम कर रहे हैं, निश्चित इस समय की जरूरत है, और समय की नहीं बल्कि हर दिन इसी का पालन किया जाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के एक राजनेता है, उनका बहुत सम्मान रहा है। देश में 3 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं वो, देश के लोगों ने उनको चुना है। अगर आप जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के पास जाएंगे, इंदिरा जी के पास के समाधि पर जाएंगे, राजीव जी के पास जाएंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी के पास क्यों नहीं जाएंगे? चौधरी चरण सिंह के पास आप क्यों नहीं जाएंगे? आप जो आप करते हैं उससे आने वाली पीढ़ियां सीखती हैं। तो मैं तो इसके लिए राहुल गांधी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर भी जाने का निर्णय लिया। इस राहुल गांधी की इस यात्रा को मैं इस रूप में महत्वपूर्ण समझता हूं कि लोगों का बड़े पैमाने पर जो समर्थन तो मिला ही, जो विपक्ष को खारिज करने की कोशिश की जा रही थी सत्तारूढ़ दल के द्वारा, उस पे विराम लग गया।
उस पूरे के पूरे परसेप्शन को बहुत तेजी से एक झटके में राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से गिरा दिया। देश के सुदूर इलाकों में सड़कों पर विपक्ष का एक नेता लोगों को दिखाई पड़ा और लोगों ने भी उससे अपने आप को जुड़ने की कोशिश की। विपक्ष की विश्वसनीयता को जो खारिज करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर विराम लगा और विपक्ष के नेता को लोगों ने आगे बढ़कर जन समर्थन दिया। तमिलनाडु से लेकर के अब तक जिन 7-8 राज्यों से गुजरी है ये यात्रा, ऐसा कोई भी राज्य नहीं रहा, ऐसा कोई जगह नहीं रही जहां लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सेदारी न की। और मेरा अपना यह मानना, अब तक मैंने जितने इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम, रैलियां, सभाएं, प्रदर्शन देखी हैं, उससे अलग तरह के लोग इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे जुड़ता है या प्रायोजित करके आपके कार्यक्रम में लाया जाता है, दोनों में बहुत फर्क है। जो लोग आप राहुल गांधी से मिल रहे हैं 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 15 किलोमीटर उनके साथ पैदल चल रहा है, जब तक आपके कार्यक्रम के साथ, आपके राजनीतिक कार्यक्रम के साथ व्यक्ति की अगर कोई प्रतिबद्धता नहीं होगी, उसके मन में वैचारिक स्तर पर कोई अगर समर्थन नहीं होगा, तो लोग ऐसा करते नहीं है। आएंगे, आपको सुनेंगे, 10 लोगों से मिलेंगे, गप्पे मारेंगे और चले जाएंगे। लेकिन राहुल जी की इस यात्रा के साथ ऐसा दिखा नहीं कहीं। हर राज्य में जहां जो जनसभाएं भी हुई, कड़कड़ाती ठंड में भी लोग राहुल गांधी सुनने के लिए आए सुबह सुबह। ये भी आपको हरियाणा में भी दिखाई पड़ा और ये मध्य प्रदेश में भी दिखाई पड़ा। भारी बरसात में भी लोगों ने खड़े करके राहुल गांधी को सुना। कोई नहीं होता, लोग चले जाते हैं। जहां पानी बरसना शुरू हुआ, कड़ी धूप है, ठंड है, लोग आते ही हैं सुनने के लिए। वही लोग आते हैं जिनके आपके साथ कोई ना कोई प्रतिबद्धता होती है, उनके मन में कोई ना कोई जन समर्थन होता है। तो विपरीत मौसम के बावजूद दूर दराज के इलाकों में तमाम परेशानियों को झेलते हुए अगर लोग बड़े पैमाने पर लोग किसी नेता से मिलते हैं, वो भी ऐसे नेता से मिलते हैं जो कुछ भी फिजिकली देने की स्थिति में नहीं है, विचार देने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई सत्ता नसीब नहीं है वो, बावजूद इसके अगर लोग आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उनके मन में कोई ना कोई जन समर्थन। और इस पूरी यात्रा ने इस देश के राजनीतिक विमर्श को बदला है। एक चर्चा शुरू हुई है, हर जगह चर्चा शुरू हुई है कि आखिर जो सत्तारूढ़ दल कह रहा है या जो सरकार कह रही है वही सही नहीं है, और भी कई चीजें हैं जिसको लोगों को जानना चाहिए। लेकिन एक जो वातावरण तैयार किया राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से, अगर आप उसका डिविडेंड पाना चाहते हैं तो आपके पास एक मजबूत संगठन होना ही चाहिए। जिस तरह के बीजारोपण, राजनीतिक सामाजिक बीजारोपण देश के विभिन्न हिस्सों में राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से किया है, उस बीजों को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए खाद पानी, निराई, जल पानी जो देने की आवश्यकता है वो संगठन ही करेगा। और संगठन की आवश्यकता है। संयोग से गुजरात को छोड़ करके उत्तर प्रदेश को अगर मैं माइनस कर दूं, बिहार जैसे राज्य को अगर कर दिया जाए, तो अधिकांश इलाकों में अभी कांग्रेस का संगठन है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। कर्नाटक में तो सरकार बनाने के लिए जन समर्थन मिला था, जनादेश मिला था कांग्रेस को, उसको तोड़ फोड़ करके वहां बीजेपी ने सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में भी जनादेश मिला था कांग्रेस को, लेकिन वहां भी तोड़ फोड़ करके बीजेपी ने सरकार बनाई। तो संगठन संयोग से यहाँ ठीक है। दिल्ली में उतना अच्छा संगठन नहीं है, गुजरात में उतना अच्छा संगठन नहीं है, उत्तर प्रदेश में वो संगठन नहीं है, बिहार में उतना मजबूत संगठन नहीं है। तो जिन राज्यों में कांग्रेस के पास मजबूत संगठन नहीं है, वह निश्चित रूप से उन राज्यों में जो थोड़े बहुत कांग्रेस के लोग हैं, वो राहुल गांधी की यात्रा से निकले हुए राजनीतिक संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने में कितना सफल हो पाएंगे, यह तो सोचना पड़ेगा। इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अन्य में जिस तरीके से हरियाणा में इनको जन समर्थन मिला है, जिस तरीके से लोग निकल करके आए हैं, यह एक राजनीतिक संदेश देता है। मेरा अपना ये मानना है कि किसी राजनीतिक या व्यक्ति के द्वारा निकाली गई कोई यात्रा, उसका राजनीतिक परिणाम ही सामने आता है, उसके राजनीतिक लाभ ही होते हैं। वो कोई आप धार्मिक गुरु नहीं है, आप कोई समाज सेवी नहीं है। और ये राहुल गांधी की यात्रा की सफलता है कि समाज के उन वर्गों के लोगों ने भी इस यात्रा को समर्थन किया जिसने यूपीए सरकार का विरोध किया था, जो कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं, लेकिन वह इस यात्रा से जुड़े, गोया कि विपक्ष के साथ जुड़े। तो राष्ट्रीय पैमाने पर मेरी अपनी यह समझ है कि राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से
एक जबरदस्त राजनीतिक विमर्श पैदा किया है, जो पिछले कई वर्षों से खारिज करने की कोशिश की जा रही थी। विपक्ष को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की जा रही थी, विपक्ष की मौजूदगी से इनकार किया जा रहा था। उन सभी नैरेटिव्स को इस यात्रा ने बेबुनियाद कर दिया और समाज के सभी वर्गों ने राहुल गांधी से मिलकर के इस यात्रा को समर्थन देकर के यह संदेश दिया है कि अगर विपक्ष का नेता लोगों के मुद्दों को लेकर के सड़क पर निकलेगा तो जो लोग हैं वो अभी उसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़कर समर्थन देंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर कोई भी व्यक्ति राजनेता जो अगर सड़कों पे आ जाता है और लोगों से सीधा संवाद करता है तो निश्चित रूप से लोगों का कहीं ना कहीं एक संबंध बनता है नेता के साथ, और वह कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम में भी कहीं ना कहीं उसके असर को देखा जा सकता है। तो मैं अब शिवन कागजी के पास आता हूँ। शिवन जी, जैसा आपने सुना कि सुनील शुक्ला जी ने बड़े विस्तृत तरीके से इस पूरी यात्रा के बारे में बताया कि किस तरह से यात्रा निकल रही है और उसके क्या परिणाम राजनीतिक तौर पर हैं, उससे क्या मतलब आकलन जैसे उन्होंने किया कि विपक्ष का कोई नेता सड़कों पर निकला तो उसने विपक्ष की जो प्राथमिकता थी, जो कहा जाता है कि विपक्ष खत्म हो चुका है देश में, लेकिन उसने दोबारा विपक्ष को एक अवसर दिया है राजनीतिक रूप से खड़े होने के लिए और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि जैसा कहा जाता है कि जो पदयात्रा होती हैं इसका बड़ा इतिहास रहा है देश के हमारे इतिहास में, महात्मा गांधी जी की, विनोबा भावे जी की, और आजादी के बाद से अगर माननीय चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे उन्होंने भी एक यात्रा निकाली थी, एक लाल कृष्ण अडवाणी जी की भी यात्रा बड़ी चर्चित रही है देश की राजनीति में। तो इस तरह की जो यात्रा रही है और ये पदयात्रा कहा जाता है कि ये ऐसा कठिनतम प्रयोग है राजनीति के अंदर जिसे करने से राजनेता हमेशा बचते रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर की भी एक पदयात्रा रही है, और लेकिन आधुनिक जो राजनीति है ऐसे में क्योंकि ऐसे नेताओं का भाव है जो बिल्कुल समर्पित, जनता के लिए समर्पित रहते हो, ऐसे में राहुल गांधी की जो राजनीतिक पदयात्रा जो है, इसको चाहे राजनीतिक कहें चाहे सामाजिक कहें वो अलग विषय है, लेकिन इस पदयात्रा के क्या परिणाम आप देखते हैं? क्या जो कठिनतम प्रयोग कहा जाता है राजनीति में जिसको राहुल गांधी ने चुना है, तो इसने इस पदयात्रा ने राहुल गांधी को बदल दिया है? आप क्या मानते हैं इस बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये मानता हूं कि जब ये विचार किया गया, चाहे 2019 में किया जैसे निर्मल जी ने कहा या आगे किया गया, कोरोना के कारण से रुक गया, वो ठीक बात है। तो मेरे विचार से राहुल जी अपने आप को लोगों से जोड़ना चाहते थे। वो इसमें अपने को भी खोज रहे हैं, वो सिर्फ लोगों से जुड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो मेरे ख्याल में अपने आप को भी जोड़ना चाहते हैं इस देश के जन जन से। और जो सबसे बड़ी बात मेरे को ये लगी कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आज के युग में भी जब लोग हवाई सफर करते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, गाड़ियों के काफिले में जाते हैं, तो अगर पद यात्रा करते हैं तो उससे कितना लोगों का संपर्क बढ़ेगा, कितना लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। और जो एक कहावत थी, कई लोगों ने ये भी कहा कि मतलब इनसे राहुल गांधी जी से बिल्कुल मिलना ही संभव नहीं है। जैसे निर्मल जी ने भी कहा कि सही में लोग कहते थे कि भाई उनसे तो मिलने के लिए हमारे को 3-3, 4-4 दिन वेट करना पड़ता था और तब भी समय नहीं मिलता था। तो ये एक ओपन फोरम था, ओपन ये था जिसमें कि वो उनसे संवाद या उनके साथ मिल सकते थे, उनके साथ चल सकते थे, उनके साथ बात कर सकते थे, अपने आइडिया शेयर कर सकते थे, अपने सवालों को का जवाब मांग सकते थे। तो इस हिसाब से तो वो बिल्कुल बहुत सही है। और पदयात्रा, जैसे कि आपने कहा कि पदयात्रा एक बहुत कठिन ये है राजनीतिक तप, एक तपस्या है, मैं मानता हूं उसको। मगर मेरा फिर वही कहना है, जैसे निर्मल जी ने भी कहा और मेरे ख्याल में शर्मा जी ने भी कहा, शुक्ला जी ने भी कहा कि इसके पीछे जब तक एक संगठन खड़ा नहीं होगा तो उसका राजनीतिक लाभ उतना नहीं मिलेगा। सामाजिक लाभ, देखिए मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी सामाजिक लाभ ढूंढने के लिए नहीं निकले थे। ये एक राजनीतिक पदयात्रा थी और राजनीतिक लाभ के लिए ही करी गई है, भले ही वो शुरू में कोई और उसका ये हो। मगर उस चीज को बनाने के लिए, उस चीज को
उस चीज को सही में परिलक्षित करने के लिए उनको संगठन को भी टाइम देना पड़ेगा, उनके संगठन को भी मजबूत करना पड़ेगा, और तब उसका कोई ये आएगा। मगर मेरा एक अपना ये सोचना है कि देखिए, लीडरशिप का मतलब ये होता है कि जो प्रॉब्लम है वो आप प्रॉब्लम को डिफाइन करें, उसके सॉल्यूशंस को डिफाइन करें, और उन सॉल्यूशंस को डिफाइन जब आप करते हैं तो आप एक राजनीतिक विचारधारा को लेके चलें। तो जितने भी आपके सॉल्यूशंस हैं, जितने भी आपके ये हैं, वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, एक वैचारिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, जो कि मेरे जितना भी मैं राहुल गांधी को सुना हूं या उनके बारे में जानता हूं, वो एक वैचारिक परिपक्वता अभी उनमें नहीं आई है, और जो दिखती नहीं है। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी कांग्रेस पार्टी की यही है कि जो उनकी विचारधारा है या जो उनको लेके विचारधारा चलनी चाहिए, वो उस पे इतना जोर नहीं दे रहे हैं। और इस तरीके से एक जो कंसेप्चुअल बेस होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी का, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इन डेमोक्रेटिक इंडिया, जहां पर कि विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न कल्चर्स हैं, विभिन्न ये है, उसमें एक परफेक्ट संतुलन बिठा के एक विचारधारा को लेके चलना, वो सबसे बड़ा ये है, और वो मेरे को लगता है कि अभी उसकी कमी है। थैंक यू प्रशांत जी। जी, आपने कहा कि वैचारिक जो प्रतिबद्धता है उसमें संतुलन बनाने की बहुत आवश्यकता है, और संगठन का भी आपने जिक्र किया कि संगठन की जो भूमिका है वह भी बताएगी कि कांग्रेस जो इस पद यात्रा है, जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसको कैसे साथ में, मतलब हमेशा उसके जो परिणामों को लेकर कैसे उसके साथ सचेत रहती है और कैसे लोगों को जोड़े रखती है। मैं निर्मल जी के पास आता हूँ। निर्मल जी, जितने भी हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने भी यही कहा, और मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल सही बात है। जी जी। तो निर्मल जी, जैसा आपने सुना, शिवन जी ने फिर उसी पे बात पे जोर दिया, और साथ ही जैसे कि वैचारिक बात, प्रतिबद्धता की बात कही, बहुत सारे मुद्दे विभिन्न तरह के जब लोगों से मिलते हैं राहुल जी, तो ऐसे में बहुत सारे मुद्दे सामने आते हैं जिसका वह जिक्र भी करते हैं। लेकिन साथ ही मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा रघुराम राजन, जो दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, उनके साथ उनकी बातचीत एक सामने आई थी कि भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत ही उनकी एक बातचीत एक हुई, और एक छत पर बैठकर उन्होंने रघुराम राजन से जो आर्थिक नीतियां हैं देश की, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की। वो सभी ने देखी किस तरह से एक सामान्य माहौल में वह बातचीत हो रही थी। तो उससे क्या राहुल गांधी की जैसे परिपक्वता के बारे में शिवन जी ने बात कही थी, आप क्या समझते हैं कि ऐसे आर्थिक विषयों पर जो चर्चा सामने आई, उसके क्या संकेत हैं कि राहुल गांधी आर्थिक नीतियों को लेकर कितने गंभीर हैं? देश की जो आर्थिक नीति आम आदमी के लिए परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए, और साथ ही जो एक गरीब तबका, श्रमिक हैं, चाहे मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, छोटे दुकानदार लोग हैं, जो उनकी बात राहुल गांधी हमेशा उठाते हैं अपनी हर भाषण के अंदर, वह क्या संकेत करता है? उसके क्या आप मानते हैं, क्या आपका आकलन है? देखिए, राहुल गांधी के साथ जो इनकी बैकहैंड टीम है, जो पीछे से काम करती है, जिसे नेपथ्य पर रह के जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो आइडियोलॉग होते हैं, जो इनको बताते हैं कि आगे कैसे काम चलना है, हर नेता के साथ होते हैं। एक पूरी एक कोर टीम होती है जो आगे बताती है कि इनको कैसे बात करनी चाहिए। मुझे जो इनके साथ इनके सलाहकार है, उनकी कर्तव्य निष्ठा पे और बुद्धिमत्ता पे मुझे कभी कभी संदेह होता है, क्योंकि ये जो रघुराम राजन वाला जो आपने प्रसंग कहा, ये अच्छा आपने प्रसंग छेड़ा। रघुराम राजन ने उस पे राहुल जी के सवाल तो ठीक थे, पर रघुराम राजन ने जो जवाब दिए हैं, वो एक भी जवाब किसी अर्थशास्त्री का दिया हुआ पैना जवाब नहीं था। वो आमतौर से गोलमोल बातें कर रहे थे, और बहुत सारी जो वो ऐसी बातें कर रहे थे जो बातें उनकी पूर्व में कही हुई बातों के बिल्कुल परस्पर विरोधी बातें थी, कंट्राडिक्टरी थी। तो कंट्राडिक्टरी बातें हुई, और ये इसको आपने हाईलाइट किया। तो ये जो आपके आप पीछे काम करने वाली टीम है, मुझे कभी कभी यही शक होता है कि ये लोग जो हैं, जो ये पीछे से जो इनको वैचारिकता प्रदान करते हैं, इन लोगों की खुद का ही जो वो है
परसेप्शन जो है वो, या कहिए कि विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, और वो समय समय पे अपने विचारों को लगातार बदलते रहते हैं। तो इससे एक तरह से देखा जाए तो यात्रा को कोई बूस्ट नहीं मिलता, और इससे जगह जगह इससे हानि ही हो रही है। अभी मैं कुछ और लोगों के नाम भी गिना सकता हूं जिनका कि इस यात्रा में उनका राहुल जी के साथ चलना, कोई उससे राहुल जी की छवि पे कोई सकारात्मक असर नहीं हुआ है, और बल्कि कुछ और अटपटे सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो ये काम देखना नेता का काम नहीं है, जो बड़े नेता का काम नहीं है। ये काम जो आपका साथ में आपकी जो कोर टीम है, ये उस कोर टीम का काम है। यहाँ पर मैं नरेंद्र मोदी का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी जो कोर टीम है वो इन लोगों के मुकाबले बहुत एक्टिव है। उनकी जो आईटी सेल है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। हम इनकी जो आईटी सेल है वो आमतौर से सोती रहती है, और जब जाकर इन पे हमला हो जाता है, इसके बाद ये बहुत दिनों बाद ये जागते हैं कि तब ये कुछ कहते हैं, पर ये आगे चल के इनिशिएटिव नहीं लेते। और यही सबसे बड़ी इस पार्टी में गड़बड़ है कि इनके पास संगठन के लेवल पर वो लोग इनके नजदीक नहीं है जो वास्तव में जमीन से जुड़े हुए हैं। ये है मूल सवाल। रही बात यह कि राहुल जी को इससे लाभ तो 100% मिलेगा, और एक तरह से कहा जाए, जो काक साहब ने कहा एकदम सही है, यहाँ पर ये सिर्फ पार्टी को ही आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ये राहुल जी जो है अपने आप को भी री इन्वेंट कर रहे हैं। और वो पहली बार लोग देख रहे हैं कि वो इतने, जैसे इनके बारे में कहा जाता है आमतौर से कि वो एक गंभीर पॉलिटिशियन नहीं है, 24x7 के पॉलिटिशियन नहीं है, पर अब जैसा अब पता लग चुका है सबको कि सुबह 6 बजे वो यात्रा शुरू कर देती है और 20, 22, 24, 25, 26 किलोमीटर तक प्रतिदिन चलते हैं, और ऐसा वो लगातार 108 दिन तक करते आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे राहुल जी को फायदा जरूर होगा, पर और ज्यादा फायदा होता यदि वो इसको इन्होंने पहले से ठीक से प्लान कर लिया होता, और इनकी कोर टीम ने ठीक से काम किया होता। आवाज, हाँ अब आएगी आवाज। इनकी कोर टीम ने ठीक से काम नहीं करा, ये मेरी शिकायत है, और पता नहीं इस बारे में बाकी लोग क्या सोचते हैं। ठीक है प्रसाद जी, आपने वही कहा कि कोर टीम को आपने सवालों के घेरे में लाया आप, और आपने कहा कि जिसके जो पदयात्रा थी उसके और ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट दिखाई दे सकता था अगर कहीं ना कहीं एक अच्छी और रणनीति बनाई जाती। तो मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी साहब ने सुना कि दोनों वक्ताओं ने संगठन पर विशेष बात कही, और साथ ही कोर टीम को भी लेकर कहा कि अगर ज्यादा और अच्छी रणनीति बनती ज्यादा इसके प्रभाव आते। लेकिन मैं एक बात इसमें जोड़ता हूँ कि जो पूरी यात्रा रही है इसके अंदर हम देखें, जो भी विपक्षी, जो राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी के विपक्षी लोग हैं या विपक्षी दल है, उन्होंने अगर आलोचना की है तो राहुल गांधी को भिन्न तरह के मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है। लेकिन जो राहुल गांधी बात उठा रहे हैं यात्रा के अंदर, उस पर वह दल बसते भी नजर आते हैं, उन पर जवाब देने से कतराते हैं, और इधर उधर की बातों में यात्रा को जो कंट्रोवर्सी है वो ज्यादा कोशिश करते हैं डेवलप करने की। विभिन्न तरह की चाहे फोटो शेयर करते हैं, जैसे कि भंवर जितेंद्र सिंह का भी बीच में वीडियो एक लाया, उस पर भी बड़ा विवाद हुआ, कहा गया कि झूठा है। तो इस तरह के विभिन्न तरह के मुद्दे यात्रा को लेकर चर्चा में जरूर आए हैं। लेकिन राहुल गांधी की बात आती है कि रीइवेंट करने की बात कही शिवन जी ने, तो राहुल गांधी के अंदर आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं यात्रा के अंदर? पहले दिन से लेकर 108वें दिन के बीच में आपने क्या परिवर्तन देखा राहुल गांधी के व्यक्तित्व में, उनके वक्तव्यों में, और इसका जो प्रभाव है राजनीतिक रूप से बात हो जाती है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब यात्रा करता है, चाहे वो सामाजिक यात्रा कहा जाए, लेकिन उसके कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल हर कोई देखता है, हर कोई तलाशता है। तो ऐसे में कि राहुल गांधी राजनेता से जननेता बनने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, आपका क्या मानना है? इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के रूप में उभरे हैं, एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिसका पब्लिक जनसंपर्क बहुत बेहतर हुआ है, एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो अपने बातों, अपने नीतियों और अपने कार्यक्रमों को लेकर के अडिग है, और एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतर करके जूझने के लिए तैयार है। और उन सभी बातों को इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने खारिज कर दिया है जो उनके बारे में बनाने की कोशिश की गई थी, जैसे कि वो एक गैर जिम्मेदार राजनेता है,
एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन जिनको कहा जाता था कि एकदम रुचि न लेने वाला व्यक्ति, उस तरह के पॉलिटिशियन है, और जनता के मुद्दों को कभी भी वो ध्यान नहीं देते। इन तमाम बातों को, इन तमाम चीजों को राहुल गांधी ने खारिज किया। अगर आप कोई भी अभियान शुरू करते हैं, कोई भी कार्यक्रम आप करते हैं, चाहे कोई व्यक्ति करे, चाहे कोई संगठन करे, चाहे कोई संस्था करे, चाहे संस्थागत प्रयास किए जाएं, कभी न कभी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है। पर पूरी तरह से परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। हर कुछ भी आप करेंगे उसमें कोई न कोई कमी रहेगी ही रहेगी। जितना आप किए रहते हैं उतना ही करना बाकी होता है, अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत के समय जिन मुद्दों को लेकर के इस यात्रा को शुरू करने की बात कही, 8 राज्यों में लगातार वह उन्हीं मुद्दों की बात करते रहे। जैसे कि उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों की, जो सरकार की आर्थिक नीतियां हैं, खासतौर से निजीकरण, उसका विरोध करते रहे और लगातार विरोध कर रहे हैं। सांप्रदायिकता का विरोध उन्होंने कन्याकुमारी में की, और उसी सांप्रदायिकता का विरोध उन्होंने हरियाणा में भी आके की। पोलराइजेशन को लेकर के महाराष्ट्र में भी उन्होंने अपनी बात कहने में चूके नहीं, उन्होंने अपनी बात को कहा, पूरी दमदारी के साथ कहा। लोगों में जो सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण जो रोजगार का संकट है, उसको लेकर के भी वो लगातार बोलते रहे। सामाजिक समरसता को लेकर के जो व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको भी लेकर के वो लगातार बोलते रहे। और महंगाई और बेरोजगारी, जो 2 बड़े मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर के भी वो जितने वो मुखर कन्याकुमारी में थे, और उतने ही वो मुखर आज हरियाणा में है, राजस्थान में भी थे, मध्य प्रदेश में भी थे, तमिलनाडु में भी थे, कर्नाटका में भी थे, आंध्र प्रदेश में भी थे और तेलंगाना में भी थे। उन्होंने कहीं भी अपनी बात को कहने में वो पीछे नहीं रहे। मेरा अपना मानना यह है कि आज के दौर में निजीकरण का विरोध एक बड़ा राजनीतिक निर्णय है किसी राजनीतिक दल का, और एक बड़ा आर्थिक उसकी अपनी अपनी सोच है। अगर आप निजीकरण का विरोध नहीं करेंगे, तो आप देश में फैल रही बेरोजगारी को एड्रेस नहीं कर सकते। आप किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य देने की स्थिति में आप नहीं आ सकते। आप समाज में जो आर्थिक विषमता फैल रही है, उसको भी आप कम नहीं कर सकते। जिस दौर से या जिस तरह का हमारा परिवेश है, जिस तरह के हम देश हैं, उसमें निजीकरण बहुत ही लाभदायक नहीं हो सकता। किसी को लग सकता है, मेरा अपना निजी मानना है कि निजीकरण इस देश के लिए नहीं है। जो निश्चित अर्थव्यवस्था को लेकर के हमारे राजनेता आजादी के बाद चले थे, वो ज्यादा उचित है, जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों का महत्व हो, और किसी भी सेवा के लिए, व्यापार के लिए, किसी भी कार्य के लिए सरकार की उपलब्धता रहे, सरकार उस काम को करे। अगर आप सार्वजनिक उपक्रमों को नहीं देंगे, तो जो एक लोक कल्याणकारी राज्य में एक परिकल्पना है कि राज्य सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यह परिकल्पना धूल दूसरित होती है। इसको आप बनाए नहीं रख सकते हैं। तो राहुल गांधी ने निजीकरण का विरोध किया, और हर जगह किया। वह एक उनकी अपनी आर्थिक सोच थी। उस आर्थिक सोच से हम और आप और तमाम लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि यार, निजीकरण, पूंजी का संग्रह, एक जगह संग्रह और सार्वजनिक उपक्रमों का विरोध, यह देश हित में नहीं है। और एक किसी राजनेता का एक मैं समझता हूं कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आर्थिक सोच है ये। उसी तरह से उन्होंने देश के संघीय ढांचे पर हो रहे हमले को लेकर के अपनी बात कही, और लगातार कहते रहे। वो किसी राज्य में किसी भी अपने कार्यक्रम में उन्होंने अपने आप किसी वर्कआउट नहीं किया। जो बहुसंख्यक की राजनीति आज हो रही है, हर राजनेता, हर अधिकांश राजनीतिक दल अपने तरफ मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बहुसंख्यकों को अच्छी लगने वाली बात लगातार कहते चले आ रहे हैं, और अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मुद्दों से मुंह चुरा रहे हैं। इस अपने राजनीतिक पूंजी की कीमत पर भी राहुल गांधी ने कभी बहुसंख्यकों की राजनीति नहीं की। अल्पसंख्यकों के सामने जो चुनौतियां हैं, उसको लगातार करते रहे, चाहे मुसलमानों की बात हो, चाहे किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग की बात हो, और बहुसंख्यक की राजनीति उन्होंने नहीं की। यह भी एक बहुत एक आत्मविश्वास की जरूरत है, जब आप एक अपनी राजनीतिक तात्कालिक लाभ की कीमत पर अपने आप ये बात कहते रहे। लोगों से मिल करके अपनी और लोगों की समस्याओं को आवाज देने की कोशिश की राहुल गांधी ने, चाहे वो केरल के किसानों की समस्याएं हों,
चाहे वहाँ के जो मसाला उत्पादक किसान हैं उनको उचित मूल्य न मिल रहा हो, वहाँ के रबर उत्पादकों को उचित मूल्य न मिल रहा हो। कोविड के काल में जिस तरीके से लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं हुई, चाहे मध्य प्रदेश में हुई, चाहे कर्नाटक में हुई, चाहे राजस्थान में हुई, उसको लेकर के उन्होंने अपनी आवाज को मुखर किया और कहा। शिक्षा की व्यवस्था जिस तरीके से महंगी होती जा रही है, जिस तरीके से उसमें पूंजी का हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है, उसको भी लेकर के राहुल गांधी ने अपनी बात कही। तो मेरा अपना मानना है कि चाहे आर्थिक नीतियां हो, चाहे राजनीतिक प्रश्न हो, चाहे सामाजिक विषमता की बात रही हो, चाहे संवैधानिक ढांचे पे आ रहे खतरे की बात हो, राहुल गांधी ने अपनी बात कहने में कहीं कोताही नहीं की और एक विपक्ष के नेता के रूप में उनसे यही उम्मीद की जाती है। अगर आप सरकार के से कहीं असंतुष्ट हैं, सरकार से आप कहीं खिलाफ हैं, सरकार के नीतियों से आप सहमत नहीं हैं, लोगों को के सामने अगर कोई समस्याएं हैं, तो आप में अपनी बात कहने का वह मादा होना चाहिए, भले ही आपके पास तात्कालिक रूप से आपको कोई आर्थिक राजनीतिक नुकसान भी हो रहा हो। तो मैं जिन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी ने इस यात्रा में जोर दिया था, मेरा मानना है कि अभी तक उन मुद्दों पर वो कायम है। यह जरूर है कि जैसे शुरुआत में कहा जा रहा था कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं है, कांग्रेस के भी लोग कहते रहे, तो भले कांग्रेस कहे, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग कहें, लेकिन एक राजनेता के द्वारा शुरू कोई जारी यात्रा राजनीतिक ही होती है और वो उनके कहने में और हमारे समझने में फर्क होना चाहिए। सामान्य आदमी भी इस बात को समझता है कि एक राजनीतिक यात्रा है और इसका राजनीतिक डिविडेंड ही निकलेगा, और लेकिन राजनीतिक डिविडेंड तभी निकलेगा जब कांग्रेस अपने संगठन के साथ आगे और मजबूती के साथ आगे आएगी। जी शान जी, बिल्कुल ठीक है आपने कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यात्रा करता है तो उसके अलग अलग तरह से लोग आकलन करते ही हैं, और डिविडेंड जब ही आएगा जब संगठन पार्टी उसका उपयोग करने के लिए आगे बढ़े, सक्रिय रहे, लगातार लोगों से संवाद बढ़े। और कार्यक्रम के अंतिम चरण में आते हैं और सभी से संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा। मैं शिवन जी के पास आता हूँ। शिवन जी, जैसे कि भारतीय राजनीति के अंदर पिछले 8 साल की अगर राजनीति को देखें हम, ये कहा जाता है कि विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता है, और विपक्षी एकता, जो विपक्षी दल हैं वो भी विपक्षी एकता की बात करते हो दिखाई तो देते हैं, लेकिन एक मंच पर विपक्षी अभी दल इकट्ठे होने को भी तैयार दिखाई नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं प्रयास अपने अपने स्तर से हो रहे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से प्रयास है, ममता बनर्जी, केसीआर। तो ऐसे में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा क्या अपनी स्वीकार्यता को बढ़ा दिया है विपक्षी खेमे के अंदर, और कांग्रेस पार्टी के अंदर तो उनकी स्वीकार्यता को आप किस नजर से देखते हैं? साथ ही विपक्षी राजनीति के अंदर भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या प्रभाव सत्ता पक्ष के साथ साथ? शिवन कागजी। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो काफी लोगों के मन में है कि क्या ये एक विपक्ष का एक संगठित मोर्चा बनाने में सक्षम है, या क्या राहुल गांधी उसको लीड कर सकते हैं, या क्या कांग्रेस ही एक ये तो मानी हुई बात है कि कांग्रेस कम से कम पूरे देश में व्यापक ये है पार्टी है, और जो कि काफी दिनों तक इस देश में राज्य कर चुकी है, और इसलिए उनका उस तरीके से संगठन तो है, मगर उस संगठन को दिशा, उस संगठन को एक विजन, उस संगठन को एक कार्यक्रम, उस संगठन को एक पूरा ये देना, वो सबसे बड़ी चुनौती है इसके लिए। और उसको अगर आप डिफाइन करते हैं, उस चीज को अगर आप, उन प्रोग्राम्स को अगर आप डिफाइन करते हैं, तो उसमें फिर बाकी लोग जुड़ेंगे या नहीं? क्या बाकी लोग राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे? क्या बाकी लोग राहुल गांधी के साथ मिलके एक विकल्प बनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जितने भी बाकी नेता हैं, वो राजनेता हैं, वो देशव्यापी नेता नहीं है। राहुल गांधी का ये एक सबसे बड़ा ये है कि वो एक पूरे देश में उनका एक ये है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज को एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाने के लिए लोगों के साथ जो आपका संवाद है वो एक जगह है, मगर जो आपका संवाद पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, पॉलिटिकल पार्टीज के नेता के साथ है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो आइडियोलॉजी है उसके साथ है, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो भी आप बनाएंगे, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपने पहले भी मतलब कम से कम इस देश में 20-25 साल
ये सरकार बनी है जो कि मतलब एक पार्टी की सरकार नहीं थी, कई पार्टी को मिलकर बनाई गई थी। तो हाँ, तो इसलिए उसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हर समय बना, मगर उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के चक्कर में इस देश की प्रगति में, इस देश के सिक्योरिटी में, इस देश की डेवलपमेंट में बहुत इम्पैक्ट हुआ। तो मेरे ख्याल में जब जब भी इस देश में एक सिंगल पार्टी का वर्चस्व रहा है और उसने लीड किया है इस देश को, तब इस देश की प्रगति अच्छी हुई है, इस देश का सिक्योरिटी बेटर हुई है और इस देश का जनमानस को बेटर गवर्नेंस मिली है। अभी जो एक ये कहा जाता है कि वो सोशलिस्ट मॉडल है, ये राहुल गांधी जी का मॉडल नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का नेहरू जी के समय से ये है, उसको वो फिर से लाना चाहते हैं। मगर हमको ये समझना चाहिए कि जो वो सोशलिस्ट मॉडल था उसने इस देश को कितना बीमार कर दिया। कहा जाता था कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 4% है और उस 4% के रेट ऑफ ग्रोथ से हर वर्ष हम 2 लाख करोड़ अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को देते थे, क्योंकि वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं थे। तो इस चीज को बदलने के लिए अगर उसका निजीकरण करके आपको बेनिफिट मिलता है, ताकि आप ये समझे कि पूरे देश में 140 करोड़ के 135 करोड़ के देश में सिर्फ 4 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं और बाकी लोग 2-2 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं। तो ये कौन सा हेल्प करता है बिलो द पॉवर्टी लाइन? इतने लोग आए, उन्होंने इतने तरह की सरकार चलाई और जिन लोगों के लिए उन्होंने वो सरकार चलाई वो तो वैसे के वैसे ही रहे, वो करोड़पति बन गए। तो एक चीज होती है एक नारा देना और एक चीज होती है उसको धरातल पर लाना, उस चीज को एक कार्यबद्ध तरीके से बना के उसको सशक्त करना उन लोगों को जो कि सबसे पीछे खड़े हैं और उनके लिए कोई आदमी नहीं है। चाहे हेल्थ व्यवस्था हो, चाहे बैंकिंग व्यवस्था हो, चाहे आपका डिफेंस व्यवस्था हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो, चाहे एजुकेशन की व्यवस्था हो, चाहे आप ये की व्यवस्था हो। सुनील जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे जो जिस तरीके से एजुकेशन का कॉस्ट बढ़ रहा है, उस एजुकेशन के कॉस्ट को अगर कॉमन आदमी नहीं झेल सकता है तो वो उससे वंचित रह जाएगा। मगर उसका साथ में ये है कि अगर एजुकेशन की गुणवत्ता आपको बढ़ानी है तो आपको उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, आपको उसमें भागीदारी लोगों की लेनी पड़ेगी। यही एक देश है जिसने चिरकाल से, मतलब वैदिक काल से, कभी भी राजा के बेसिस पे एजुकेशन नहीं दी। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो हमेशा इंडिपेंडेंट थी, हमेशा वो एक लक्ष्य लेके चलती थी और उससे राज्य से मिले पैसा या न मिले मगर वो चलती थी। वैसा यहाँ पे गुरु परंपरा थी, गुरुकुल की परंपरा थी, पाठशालाओं की परंपरा थी। उस चीज को हमको लाना होगा। उस चीज को अगर एजुकेशन को जन जन तक पहुंचाना है और वो सही एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन जो लोगों के लिए एक विकल्प बने, जो उनको सोचने पे मजबूर को सहायता करे, जो उनको अपने आप पे आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे, वो एजुकेशन जो है अगर देनी है तो उसको सरकार से विमुक्त करना पड़ेगा और हमको उनको, जो हम अपने आप को एजुकेशनिस्ट कहते हैं, हमको आगे आके उसको करना पड़ेगा। उसके कई तरीके हो सकते हैं मगर वो एक दूसरा विषय हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से हमको अल्टरनेटिव चीजें खोजनी होंगी, उस चीज की विजन, उस चीज का कार्यान्वयन या उस चीज को प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन और फिर उसके लिए एक प्रतिबद्धता वो जो होनी चाहिए वो सोशलिस्ट रूप से नहीं आएगी और न कहीं आज तक किसी भी कंट्री में वो सक्सेसफुल नहीं रही है। प्रशांत जी। जी जी जी, अपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि किस तरह से जो नीतियां हैं कहीं ना कहीं ऐसी होनी चाहिए जो आम आदमी के बेहतर के लिए हो, और चाहे वो किसी भी रूप में हो। लेकिन बात यह कि आम आदमी का राजनीतिक रूप से जो राजनीतिक पार्टियां नारा देती हैं वह उनके हितों में कहीं ना कहीं दिखाई देना चाहिए, परिलक्षित होना चाहिए। तो हम निर्मल जी के पास आते हैं। तो निर्मल जी से यात्रा के बारे में हम बात करते हैं।
तो भारत जोड़ो यात्रा का जो राजनीतिक रूप से आप क्या संदेश मानते हैं कि क्या भारत सरकार पर या जहां जिन राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरी है, जहां वे गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, क्या उन सरकारों पर कोई राजनीतिक दबाव आपने महसूस किया? आप क्या मानते हैं कि उन सरकारों पर कोई राजनीतिक दबाव बढ़ा है, जिसके द्वारा जो मुद्दे राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, और चुनावी राज्य भी हैं कुछ उसमें से, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, अगले वर्ष 2023 में वहां चुनाव संभावित भी हैं, तो ऐसे में आप राजनीतिक दबाव को किस तरह से देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन सरकारों पर क्या दबाव बनाया, केंद्र सरकार पर और गैर कांग्रेस सरकारों पर? निर्मल जी। राहुल गांधी की इस यात्रा की पॉजिटिविटी बहुत सारी है, और जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो अपोजिशन बिल्कुल डिफंक्ट लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो काम ना कर रहा हो, अब कम से कम ये तो दिखाई दिया है कि एक पार्टी कांग्रेस भी है जो आगे बढ़कर लीड करने के लिए तैयार है। और ये बात बिल्कुल पक्की है, चाहे किसको कोई माने या ना माने, कि बिना कांग्रेस के कोई विपक्षी एकता का सपना ही नहीं देख रहा है कि माइनस कांग्रेस हम कोई विपक्ष का कोई गठबंधन कामयाब बना पाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। यदि ऐसा कोई किया भी जाएगा तो वो एक तरह से बीजेपी को वॉकओवर देना जैसा होता। पर अब चूंकि राहुल गांधी ने अपनी उपस्थिति और अपनी पार्टी की उपस्थिति को दर्शा दिया है, तो ये बात पक्की है कि अब कुछ ना कुछ इसका असर विपक्षी एकता पे जरूर पड़ेगा, और विपक्ष वाले कांग्रेस को जैसे कहते हैं पहले बिल्कुल दरकिनार करके अलग से कोई संगठन बनाने की सोचेंगे नहीं। हाँ, इस बीच में कुछ तत्व ऐसे हैं जो इनकी यात्रा को सबोटेज कर सकते हैं। अब पार्टी को अपने जो भीतर घाती हैं, जो विभीषण है, इन्हीं से बचने की जरूरत है। यदि ये पार्टी बचेगी उनसे, अब तक तो ये आगे बढ़ेगी, पर मुझे बीच बीच में लगता है कि कहीं कोई सबोटेज जो है, जैसा कि इनकी आमतौर से इनके सारे कामों में हो जाता है, ऐसा हो सकता है कि ये मेरी फजूल की आशंका हो, पर ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, ये कुछ ना कुछ आने वाले समय में गुल खिलाएगी तो जरूर, ऐसा मेरा मानना है। जी जी, वही ना, आपने आशा जरूर जाहिर की है कि कुछ ना भारत जोड़ो यात्रा से कुछ जो आशान्वित आपने बात बताई कि कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकती है। मैं कार्यक्रम मंत्री चरण में आता हूँ, सुनील जी के पास आता हूँ और पूरी चर्चा का आकलन करने के लिए उनसे मैं आग्रह भी करूंगा। और जैसा कि मेरा प्रश्न भी यही है उनसे कि जैसे कि विपक्ष की बात करते हैं, विपक्षी राजनीति की, उसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को विपक्षी जो दूसरे दल है, मैं अगर पीछे देखें कुछ समय पहले की बात करें हम, तो उतना वेटेज देने को तैयार नहीं थे, जो आज की परिस्थितियों में कहीं ना कहीं एक अंतर भी दिखाई देता है। तो ऐसे में जो राहुल गांधी की राजनीति को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं, उनकी राजनीतिक गंभीरता को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं, वह राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर जो कश्मीर तक की यात्रा है उसके अंदर दर्शा दिया है कि हर जगह उन्हें जो रेस्पॉन्स मिला है लोगों का, कन्याकुमारी से लेकर आज दिल्ली आ गए हैं, और जो रेस्पॉन्स हर क्षेत्र में, हर जगह, हर गांव में, हर मोहल्ले में दिखाई दिया जहां जहां से यात्रा गुजरी है। तो उसने राहुल गांधी की प्रेजेंस को भी उस जगह दिखाया है कि राहुल गांधी की प्रेजेंस लोगों के मन में भी है, और साथ में जिस तरह से समर्थन मिला है, और कांग्रेस पार्टी की प्रेजेंस भी हर क्षेत्र में देश के अंदर है। यह यात्रा यह संकेत तो जरूर देती है, और इसके जो विपक्ष की राजनीति परिणाम है, और साथ ही जैसे मैं निर्मल जी से पूछा था, क्या सरकार पे कोई दबाव आप देख रहे हैं इस यात्रा का? इन दोनों प्रश्नों को उत्तर दें, पूरी चर्चा का भी आकलन कर दीजिए सुनील शुक्ला जी। कांग्रेस के बगैर कोई विपक्षी एकता संभव नहीं है, और बिना विपक्षी एकता के बीजेपी से लड़ा नहीं जा सकता। कांग्रेस के पास और बड़े पैमाने पर विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी जैसा कोई चेहरा नहीं है जिसका पूरी देशव्यापी अपील हो। किसी राजनीतिक संगठन के पास बीजेपी जैसा मजबूत संगठन नहीं है। ऐसे में कोई एक राजनीतिक पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि वह अकेले अपने बलबूते देश में, पूरे देश भर में बीजेपी से लड़ सके। उसमें कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन अगर विपक्ष के लोग एक मंच पे आते हैं और न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर, मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ते हैं, तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। गवर्नेंस के मुद्दों पर, लोगों की समस्याओं के मुद्दे पर, देश के सामने उपस्थित समस्याओं को लेकर के अगर विपक्ष के लोग चुनाव मैदान में एकजुट होकर के बीजेपी को चुनौती देते हैं, तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी। राहुल गांधी से अलग बल्कि कांग्रेस ने इस यात्रा के माध्यम से अपने आप को भारतीय राजनीति के केंद्र में रख दिया विपक्ष के तौर पर, और अपनी स्वीकृति बढ़ाई है।
लोगों को ये लगने लगा है, बड़े समूह को लगने लगा है कि कांग्रेस अभी भी सक्रिय है और एक वैकल्पिक राजनीति करने के लिए तैयार है। उसको उसके प्रति लोगों का समर्थन बढ़ा है, उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। और यह भारतीय राजनीति में एक बड़ा चेंज है 2014 के बाद से, जिस तरह की राजनीति चली आ रही थी और जिस तरह से कांग्रेस को, कांग्रेस के नायकों को, कांग्रेस के नेताओं को, पहले के नेताओं को खारिज करने का प्रयास किया जा रहा था कि देश में उनकी कमियों की, उनकी गलतियों की ये चीजें हुई, उनको अब लोगों ने भूलना शुरू कर दिया है और कांग्रेस के प्रति लोगों का एक विश्वास बढ़ा है। तो बिना कांग्रेस से कोई विपक्षी एकता संभव नहीं है और बिना विपक्ष की एकता के बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। लेकिन यह स्थिति इतनी आसान भी नहीं है कि जब 2077 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हो रहा था तो तमाम विपक्षी दलों को कांग्रेस से लड़ना था, यानी गैर कांग्रेस विपक्ष की आवश्यकता थी। आज स्थिति यह है कि कुछ दल ऐसे हैं जो गैर भाजपा विपक्ष चाहते हैं और कुछ दल ऐसे हैं जो गैर कांग्रेस विपक्ष दल चाहते हैं। इसलिए सभी विपक्षी दल एक साथ आ जाएंगे, इसमें संदेह है मुझे लगता है। उसमें 2-3 पार्टियां हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, ये तृणमूल कांग्रेस है, उसमें बीजेडी है नवीन पटनायक साहब की, उसमें तेलंगाना के केसीआर साहब भी शामिल हैं और AIM-IM भी शामिल है। इनका रुख क्या होगा? वो कांग्रेस के साथ जाएंगे कि कांग्रेस से को अलग करके अपना गठबंधन बनाएंगे? वो इस पे ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अब तक जो उनकी राजनीति रही है वह गैर भाजपा विपक्ष से अलग भारतीय जनता पार्टी को सहायता पहुंचाने की रही है, राजनीतिक रूप से मदद पहुंचाने की रही है। तो सभी दल आ जाएंगे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अभी इसमें संदेह है। लेकिन बड़े पैमाने पर लगभग हर राज्य में ऐसे राजनीतिक दल हैं जहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होंगे और अधिकांश राज्यों में स्थिति है। और मुद्दों को लेकर के अगर ये गठबंधन बनता है, जन समस्याओं को लेकर के और न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कोई विपक्ष का गठबंधन बनता है, तो वह एक बड़ी चुनौती होगी सत्तारूढ़ दल के लिए। और मुझे लगता है कि और लगभग हर राज्य में, कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी को जूझना न पड़े। तो भारत जोड़ो पद यात्रा के बाद से विपक्ष के प्रति जो लोगों के मन में एक तरह का जन समर्थन है, एक विश्वसनीयता है, नेतृत्व को लेकर के जो लोगों के मन में एक तरह का असंतोष या एक तरह का विश्वास था, वो दूर हुआ है। मुझे लगता है कि जो एक कोशिश की जा रही है गैर भाजपा विपक्ष का गठबंधन बनाने के लिए, वह आने वाले दिनों में उसका कोई न कोई परिणाम जरूर सामने आएगा, क्योंकि राजनीतिक दलों के सामने भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अस्तित्व का भी संकट है। अगर आप अपने अस्तित्व को बचाए रख, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, इतना बड़ा विशाल समुदाय बन गया है वो, कि अगर उनके सामने आप अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक पूंजी को बचाए रखना चाहते हैं, तो आपको एकजुट होकर के ही लड़ना पड़ेगा। और बिना एकजुट हुए आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ नहीं सकते। जिन राज्यों में, जैसे कि अगर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस अकेले है, और कोई दल नहीं है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहां पे कांग्रेस है और अपने बूते लड़ लेती है और लड़ती है, मजबूत स्थिति में। और अब तक का जो राजनीतिक वहां पे परिणाम जो सामने आए हैं, वो भी कांग्रेस के पक्ष में ही गया है। लोगों ने कांग्रेस के प्रति अपने विश्वास को खोया नहीं है। जिस तरह के उनके राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ी है, चुनावी राजनीति में जिस तरीके से लोगों ने कांग्रेस के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, उससे लगता है कि कांग्रेस अभी अपने संगठन के बल पर, वहां संगठन चूंकि उनका मजबूत भी है, तो वह कांग्रेस का मुकाबला करेगी, ढंग से करेगी। लेकिन एक बड़ा समूह राजनीतिक दलों का तैयार हो जाएगा, तो वह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो गोया कि इस पद यात्रा से विपक्ष के प्रति विपक्ष की विश्वसनीयता बढ़ी है लोगों के मन में, और एक वैकल्पिक राजनीति का की जो सोच है लोगों की, वह भी कहीं ना कहीं एक जमीनी स्तर पर दिखाई पड़ती है लोगों को कि ऐसा कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक आपने कि विपक्षी जो राजनीति थी उसकी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दोबारा से पैदा हुई है। और जैसे विपक्ष को एक खारिज कर दिया जाता था बिल्कुल से एकदम से, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने दोबारा विपक्ष की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है और विपक्षी दलों की राजनीति को मजबूत किया है। और ये निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा का कुछ सुखद परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए भविष्य में आ सकता है।
ऐसी संभावना सभी हमारे वक्ताओं ने कहीं ना कहीं व्यक्त की। लेकिन साथ ही एक बात और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि कांग्रेस पार्टी को अगर भारत जोड़ो यात्रा कुछ अच्छा इम्पैक्ट पार्टी के लिए चाहिए तो संगठन लगातार उनको क्रियाशील रहना पड़ेगा, संगठन नेताओं को लगातार लोगों से संवाद करते रहना पड़ेगा, क्रियाशील भी रहना पड़ेगा। तभी इस जो राहुल गांधी की मेहनत है भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा वह अच्छे परिणाम लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए भविष्य में आ सकती है। और इस चर्चा को निश्चित रूप से ऐसा मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को जरूर चर्चा पसंद आएगी है। और मैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं आज की चर्चा में शामिल होने के लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से इस चर्चा को बड़ा आयाम प्रदान किया है। मैं शिवन काका जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इस चर्चा को बड़ी उत्कृष्टता प्रदान की और जिस तरह से उन्होंने विश्लेषण किया वह बताता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौतियां तो जरूर हैं, लेकिन अगर वो संगठन क्रियाशील रहता है तो उनके अच्छे परिणाम भी उनके लिए आ सकते हैं। साथ ही मैं सुनील शुक्ला जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी उसी बात को बताया कि संगठन पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि भारत जोड़ो यात्रा की श्रीनगर पहुंचने के बाद उसके पश्चात लोगों से लगातार संवाद बनाए रखें और इस यात्रा की जो इम्पैक्ट सामने बाहर निकल के आए, लोगों से संवाद के द्वारा जो बातचीत बाहर निकल के आई है उसके माध्यम लगातार वो लोगों से संवाद ही बनाए रखें। और हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम यात्रा के पश्चात हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि लोगों से लगातार उनका संवाद बना रहेगा, कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो यह तो भविष्य बताएगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी इस यात्रा के जो इम्पैक्ट है या जो प्रभाव है उसको कितना बनाए रख पाती है। तो मैं सुनील जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की, हमारे दर्शकों ने प्रस्तुत की। साथ ही निर्मल जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी अपने जो विश्लेषण से बताया कि किस तरह से राहुल गांधी के सामने चुनौतियां हैं और कैसे उसको पार पा सकते हैं। और यात्रा ने जरूर उनके अंदर उनकी जो इमेज है उसको भी दोबारा बदला है, गढ़ा है दोबारा से और मजबूत तरीके से गढ़ा है। तो ऐसा निर्मल जी का भी आकलन है और उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही अपने सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। धन्यवाद प्रसाद जी।